हेलो, नमस्कार। मैं चेतन लाल रेगर से आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत साक्षात्कार निर्देशिका के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों के अंतर्गत इंटरव्यू गाइड का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन हमें साक्षात्कार निर्देशिका को समझने से पहले हमें साक्षात्कार का अर्थ समझ लेना यहाँ आवश्यक है। साक्षात्कार जो है सामाजिक अनुसंधान या सर्वेक्षण के अंतर्गत तथ्यों को एकत्रित करने की सबसे प्रमुख एक परिविधि है। सामान्यतः दैनिक जीवन में जब हम साक्षात्कार या इंटरव्यू के शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा इसका मतलब होता है कि किसी अधिकारी से मिलना, किसी ने एक नौकरी के लिए या किसी ट्रेनिंग देने वाली संस्था में एडमिशन के लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी योग्यता, कार्यकुशलता। किंतु समाजशास्त्र में जो इसका जो अर्थ है वो अलग है, भिन्न है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से साक्षात्कार जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साक्षात्कारकर्ता एवं सूचनादाता के मध्य किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर आमने सामने की स्थिति में वार्तालाप या उत्तर प्रत्युत्तर होता है। अर्थात यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें साक्षात्कारकर्ता तथा सूचनादाता एक दूसरे के निकट आते हैं और स्वतंत्र विचार विमर्श करते हैं। यानी कि साक्षात्कार का जो उद्देश्य है व्यक्ति के विचारों, मूल्यों, विश्वासों, भावनाओं या उसके अतीत के जो अनुभव है, उनके भविष्य के इरादों के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है। यानी कि लोगों के बारे में हमारे ज्ञान और अनुभव में ये वृद्धि करता है। इसके अलावा भी अन्य कई सारी विधियां हैं जिनके माध्यम से सामग्री एकत्रित करने के लिए हम सत्यापन और नियंत्रण में सहायता करती है। हम ये जानना चाहते हैं इस प्रकार कि किस प्रकार लोग अनुभव करते हैं, वह क्या अनुभव करते हैं और क्या याद रखते हैं, उसकी संवेग और मनोवृत्तियाँ किस प्रकार की, वह किस प्रकार से कार्य करने के कारण या जिस प्रकार से कार्य करते हैं उनसे ही क्यों न पूछ लें। तो अंग्रेजी का जो इंटरव्यू शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। इंटर अर्थात भीतर अथवा अंदर, दूसरा व्यू अर्थात दृष्टि या देखना। तो दोनों शब्दों को अगर सम्मिलित अर्थ जो है इसका वह है अंतर्दर्शन अर्थात अंतर्दृष्टि। यानी दूसरे शब्दों में जिस अप्रकट अथवा अदृश्य तथ्यों का बाह्य रूप से निरीक्षण नहीं हो सकता हो, उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना ही साक्षात्कार कहलाता है। इसके संदर्भ में C.A. मोजर ने भी कहा था कि एक सर्वेक्षण साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। इसी प्रकार P.V. यंग ने भी कहा था, इसको परिभाषित करते हुए, कि साक्षात्कार को एक ऐसी क्रमबद्ध प्रणाली के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप में प्रवेश करता है जो उसके लिए सामान्यतया तुलनात्मक रूप से अपरिचित होता है। इसी प्रकार M.N. बसु ने भी लिखा था, एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है। इसी प्रकार सीन पायो यंग ने भी इसकी परिभाषा दी है। गुड्डे व हार्ट ने भी इसको परिभाषा देते हुए कहा था कि साक्षात्कार को मूल रूप से सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया माना है। हेडर लिंडमैन ने भी इसको कहा कि दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य एक संवाद है जिसमें मौखिक उत्तर प्रत्युत्तर होते हैं। पामर ने भी कहा है। तो सब परिभाषाओं का से तात्पर्य है कि ये ऐसी व्यवस्थित पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य को सामने रखकर परस्पर आमने सामने होकर संवाद, वार्तालाप या उत्तर प्राप्त करते हैं। अन्य का तात्पर्य एक मनोवैज्ञानिक विधि है
जिसमें इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यू देने वाले की भावनाओं, विचारों, उनकी मनोवृत्तियों अध्ययन करता है और ये एक सोशल प्रोसेस भी है। तो अगर हम इसकी परिभाषाओं के आधार पर कुछ विशेषताएं हमें इसमें दिखाई देती है, उसमें पहली विशेषता है कि साक्षात्कार के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है जो परस्पर अंतर्क्रिया कर सके। नंबर एक। दूसरी बात, इन व्यक्तियों में एक साक्षात्कार लेने वाला होता है तो दूसरा साक्षात्कार देने वाला यानी कि उत्तरदाता। ये दूसरी विशेषता हुई। तीसरी, साक्षात्कार जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस ऑफ द सोशल इंटरव्यूज। तो चौथी विशेषता, साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। नंबर 5, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। नंबर 6, साक्षात्कार में दोनों पक्षों के बीच आमने सामने के और प्राथमिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। नंबर 7, साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता द्वारा अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं एवं तथ्यों का संकलन किया जाता है। और नंबर 8 की जो विशेषता है वो महत्वपूर्ण है कि साक्षात्कार सूचना संकलन की एक मौखिक विधि है। तो इस प्रकार से साक्षात्कार के अंतर्गत ये 8 विशेषताएं जिसे हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि साक्षात्कार क्या है। अब बात आती है साक्षात्कार निर्देशिका की। अभी तक हमने साक्षात्कार का अर्थ को समझा है, उसकी विशेषताओं के बारे में जाना है और इससे हम समझ सके हैं कि साक्षात्कार प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया जिसमें आमने सामने दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं जो कुछ प्रश्न पूछते हैं, उसका प्रत्युत्तर सामने वाला उत्तरदाता देता है। क्लियर। अब हम इसकी गाइडलाइन के बारे में कि इसमें जो इस साक्षात्कार जो निर्देश अर्थात प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन अर्थात प्रारंभिक तैयारी, इंटरव्यू गाइड के लिए हम पहले से क्या तैयारी करते हैं, तो ये हमें जानना आवश्यक है। किसी भी साक्षात्कार को प्रारंभ करने से पहले साक्षात्कार के विषय में सूचनादाताओं की प्रकृति, साक्षात्कार के प्रकार, साक्षात्कार का समय, स्थान, उपकरण के बारे में प्रारंभिक विचार कर लेना चाहिए ताकि साक्षात्कार का संचालन जो है वो सफलतापूर्वक किया जा सके। तो साक्षात्कार के प्रारंभिक चिंतन में हम निम्न बातों को शामिल कर सकते हैं। पहले, समस्या की पूर्ण जानकारी, यानी इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है उसे समस्या के बारे में पहले से जानकारी हो, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान जब सूचनादाता साक्षात्कारकर्ता से अनेक प्रकार के प्रश्न करता है और वाद विवाद करता है तो उसे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर और स्पष्टीकरण देना पड़ता है। तो विषय के ज्ञान के अभाव में साक्षात्कारकर्ता को लज्जित होना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में अनुसंधान की सफलता भी संदिग्ध हो जाती है। तो पूर्ण जानकारी होना चाहिए जो भी टॉपिक है उस पर। दूसरी बात, सूचनादाताओं के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि सूचनादाता की योग्यता, उसके निवास स्थान, व्यवसाय, स्वभाव, उनके अवकाश तब मिलने के समय आदि के बारे में प्राप्त जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो ये साक्षात्कार की सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है। तीसरी जो तैयारी की बात है वो है साक्षात्कारदाताओं का चुनाव। अध्ययन विषय की आवश्यकता के अनुसार हम उपयुक्त जो साक्षात्कारदाताओं का चुनाव आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी औद्योगिक समस्या का अध्ययन कर रहे तो हमें औद्योगिक श्रमिकों, कारखाने के प्रबंधकों, श्रम संघ के नेताओं, अधिकारियों आदि का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि साक्षात्कारदाताओं का चुनाव करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अनुभवी, अध्ययन समस्या से जुड़ी हुई, संबंधित तथा तटस्थ व्यक्तियों का चयन करें जो कि समस्या के बारे में गहन, विस्तृत और विश्वसनीय एवं प्रामाणिक सूचनाएं हमको दे सके। इसी प्रकार समय और स्थान का निर्धारण, क्योंकि साक्षात्कार स्थान का निर्धारण की भी एक आवश्यक चरण है जो कि साक्षात्कारदाता की सलाह से किया जाना चाहिए। इसके लिए उसे पत्र, टेलीफोन या व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित कर लिया जाता है और समय और स्थान का निर्धारण करने से पहले उसे
परिचय पत्र भी भेजना चाहिए ताकि वह साक्षात्कार के संबंध में किसी प्रकार का संदेह न करे। तो ऐसा समय के साथ। नंबर 5, साक्षात्कार यंत्रों की रचना। संचालन के दौरान प्रमुख 2 यंत्रों की रचना की जाती है, एक अनुसूची और दूसरी साक्षात्कार निर्देशिका। इनमें से कौन सा यंत्र का प्रयोग कहाँ लाया जाएगा, यह साक्षात्कार के प्रकार एवं अध्ययन विषय पर निर्भर करता है। तो यहाँ अगर हम बात करें इसके यंत्र की रचना से पहले, उसमें पहला आता है साक्षात्कार अनुसूची। यह विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है। इसमें प्रश्नों को साक्षात्कारकर्ता पूछता है और खाली स्थान में उनके सामने लिखता है। एक स्वरूप है। तो साक्षात्कार अनुसूची में उत्तरदाता का नाम, स्थान, आयु, जाति, उसकी वैवाहिक स्थिति आदि का उल्लेख होता है। उसके बाद अध्ययन समस्या से संबंधित प्रश्न जो है वो प्रश्न होते हैं। तो यह साक्षात्कार अनुसूची होती है जो औपचारिक और निर्देशित साक्षात्कारों के लिए किया जाता है। दूसरी है इंटरव्यू गाइड, साक्षात्कार निर्देशिका। ये एक लिखित प्रपत्र होता है जिसमें समस्या के विभिन्न पक्षों का विवरण इसमें होता है और साक्षात्कार निर्देशिका के अंतर्गत जो प्रक्रिया के बारे में अगर हम अधिक आवश्यक सावधानियां एवं निर्देशों का उल्लेख भी इसमें होता है। तो पद निर्देशिका की रचना के करते समय हमें यह ध्यान रहे कि यह नियंत्रक न हो, वरन केवल मार्गदर्शक ही हो। और मार्गदर्शक के लिए निम्नलिखित जो लाभ हैं वो इस प्रकार हैं कि ये एक इसमें अध्ययन में एक रूपता आती है, अध्ययन के प्रधान तत्वों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। ये विभिन्न साक्षात्कारों द्वारा तुलनात्मक तथ्यों की प्राप्ति भी इसमें सहायक है। इसमें साक्षात्कारकर्ता की स्मरण शक्ति पर अनावश्यक भरोसा नहीं करना पड़ता। इसमें अध्ययन में क्रमबद्धता आती है। निर्मित उपकल्पना के आधार पर आवश्यक सामग्री ग्रहण की जाती है। विशिष्ट प्रकार के ठोस तथा तथ्यों का संग्रहण इसमें किया जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें साक्षात्कार निर्देशिका की जो एक महत्व है, लाभ जो बताए गए हैं। अगर हम एग्जाम्पल की दृष्टिकोण से समझें तो हम समझ सकते हैं, जैसे यदि तुम्हें कोई साक्षात्कार लेना है तो तुम्हें सर्वप्रथम सूचनादाता के संबंध में सारी सूचनाएं लिख लेनी चाहिए जो तुम्हारे पास पहले से हैं, जैसा कि उसके नाम है, लिंग है आदि। यदि सूचनादाता की आयु, प्रजाति की जानकारी भी हो तो उसे भी नोट कर ले। आपको सूचनादाताओं को यह बता देना चाहिए कि आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं और सीनियर सेकेंडरी विद्यार्थियों से साक्षात्कार करके उनकी भविष्य की योजनाओं को ज्ञात करना है। उनका चुनाव देव निर्दर्शन पद्धति की वायदा से किया गया है और उसके अध्ययन में सहभागी बनना है। तो सूचनादाताओं को भी यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि उनके द्वारा दी गई सूचनाएं पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाएगी, उनमें उनका कहीं नाम नहीं बताया जाएगा। तो सूचनादाताओं से पूछे जाने के लिए किस प्रकार के प्रश्नों को हम उसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके पिताजी का जन्म कहाँ हुआ, आपके माता स्थान जन्म हुआ उनका, आप मुख्यतः कहाँ के रहने वाले हो, क्या आपका जीवन अधिकांश यहाँ बीता है, नहीं उत्तर हो तो पूछा जा सकता है कि आपने अपने जीवन का अधिकांश समय कहाँ बिताया, किस स्कूल में शिक्षा प्राप्त करी, कब कब इस स्कूल में रहे, आपके सीनियर सेकेंडरी में अध्ययन के लिए कौन से सब्जेक्ट चुने आपने, स्नातक की शिक्षा आप प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हाँ तो किस संकाय में, आप सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद क्या चाहते हो करना, अब से 8 वर्ष पश्चात आप क्या करने की आशा रखते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपकी माताजी के संबंध में कुछ बताइए, आपके पिताजी और माताजी ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है, आप क्या सोचते हैं, आपके माता पिता आपको क्या बनाना चाहते हैं, आपके माता पिता आपसे क्या बनने की अपेक्षा रखते हैं, आपके अनुसार आपके बारे में उनकी अपेक्षाएं कहाँ तक सही है, क्या आप अन्य भाई बहन है आपके, क्या आप जानते हैं कि अपने माता पिता को उच्च मध्यम या निम्न वर्ग में समझते हो, क्या आप उन्हें विशिष्ट वर्ग श्रेणी में ही रखते हो, आप अपने आप को किस वर्ग में मानते हो समझते हो,
अब से 20 वर्ष बाद आप अपने आप को किस सामाजिक वर्ग में होने का बारे में सोचते हो। इस तरह से आप सब प्रश्नों को एक सूची तैयार कर सकते हैं। ये एक तरह से एक साक्षात्कार निर्देशिका के रूप में कार्य करती है। थैंक यू, धन्यवाद।